हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं शीतलेश कुमार आप सभी का शीतलेश कुमार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं 20 क्वेश्चनों का जीके का सेट नंबर 2 लेकर आया हूं। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशन कोट लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाएगा। तो दोस्तों, ये मोटिवेशन कोट को सुनते हैं। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग है। क्योंकि कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। दोस्तों, बहुत बार आपने देखा होगा कि बार बार एग्ज़ाम में अनसक्सेसफुल होते हैं लोग। वो सोचते हैं कि मेरा पेपर नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो दोस्तों, पेपर नहीं निकलने की बात वो नहीं होती दोस्तों, हमसे क्या गलती हो रही है उसको ढूंढिए और उस पर काम करिए। तो दोस्तों, संघर्ष आपके जो सफलता होगी वो आपके कदमों में होगी। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो जीके के सेट नंबर 2 है उसमें 20 क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठवीं अनुसूची में शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 3 नागालैंड, ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 1 है उसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम। तो दोस्तों, छठवीं अनुसूची के बारे में कुछ बातें हैं, उसको भी जान लेते हैं। जो हमारी छठवीं अनुसूची है उसमें 4 राज्य शामिल हैं, जैसे असम असम पहला, दूसरा मेघालय मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मिजोरम। तो दोस्तों, और इसके बारे में और कुछ बातें हैं उसको भी जान लेते हैं। जो हमारा जो आर्टिकल नंबर 244 ये जो है ये को 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के अंतर्गत के माध्यम से इसे संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों, छठवीं जो अनुसूची है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये राज्य हैं, जो हमारे आर्टिकल नंबर 244 ए को हमारे 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट करते हुए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है? ऑप्शन नंबर 1 मिजोरम, ऑप्शन नंबर 2 असम, ऑप्शन नंबर 3 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 4 त्रिपुरा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है असम। दोस्तों, असम के बारे में कुछ बातें हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। असम में जो डांस होता है, डांस जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है वो है बिहू। बिहू, और यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजी जिसका नाम है काजी
काजीरंगा नेशनल पार्क। दोस्तों, एक काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह के गैंडे के लिए बहुत प्रसिद्ध है और ये असम राज्य का राजकीय पशु है। दोस्तों, जो काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो बहुत बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है, तो दोस्तों आप जरूर इसको ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट करते हुए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है, लेटराइट मिट्टी डैश में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 फॉस्फोरस, ऑप्शन नंबर 2 पोटेशियम, ऑप्शन नंबर 3 आयरन, ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 3 का जो आंसर है वो है आयरन ऑक्साइड। तो दोस्तों, जो लेटराइट मिट्टी है उसके बारे में कुछ बातें हैं, उसको भी जान लेते हैं। जो लेटराइट मिट्टी है वो लेटराइट लेटराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। तो दोस्तों, जो लेटराइट मिट्टी है उसमें और कुछ जो मिनरल है वो पाए जाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। लेटराइट मिट्टी में आयरन है जिसको हम लोहा बोलते हैं, एल्यूमिनियम है और चूना पाया जाता है। तो दोस्तों, चूना पाया जाता है और अधिक मात्रा में होता है। और इसमें और अधिक मात्रा में देखा जाए तो आयरन ऑक्साइड और पोटास की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। पोटास की मात्रा बहुत अधिक अधिक पाई जाती है। और ये जो लेटराइट मिट्टी है वो लेटराइट मिट्टी है, मिट्टी वाले क्षेत्र अधिकांश, जो लेटराइट मिट्टी जहाँ पर मिलती है वो अधिकांश जो क्षेत्र होता है वो हमारा जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा और जो हमारा जो मकर रेखा है वो वाला जो जो जहाँ पर वो क्षेत्र आते हैं वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, ये मिट्टी जो राज्य की स्तर पर अगर देखा जाए तो तमिलनाडु है, कर्नाटक है और केरल है, महाराष्ट्र है और पश्चिम बंगाल है और उड़ीसा, जो हमारा उड़ीसा है वो राज्य में भी पाई जाती है लेटराइट मिट्टी, बहुत मात्रा में पाई जाती है दोस्तों लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 को कंप्लीट करते हुए प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ज़रूर लाइक करिए दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करिए और बताइए हमें क्या और इसमें और कुछ अच्छे कंटेंट देने की हम आगे आपको कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है, जुलाई 19 में प्रक्षेपित चंद्रयान 2 नामक अंतरिक्ष यान का वजन कितना था। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार अभी आप देख रहे होंगे, जब से चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ तब से ये क्वेश्चन जो है चंद्रयान के बारे में है, मंगलयान के बारे में है, इसरो के बारे में है, इनके बारे में बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 4 है उसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 3.8 टन, ऑप्शन नंबर 2 4.3 टन, ऑप्शन नंबर 3 3.5 टन, ऑप्शन नंबर 4 3.3 टन। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 3.8 टन। तो दोस्तों, चंद्रयान 2 के बारे में कुछ बातें हैं उसको भी जान लेते हैं। जो चंद्रयान 2 है उसकी जो लॉन्चिंग हुई थी 22 जुलाई 2019 में लॉन्चिंग हुई थी इसकी। और इसको जो लॉन्च किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। तो दोस्तों, सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर के बारे में भी कभी कभी पूछता है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको जरूर याद रखना है कि ये है आंध्र प्रदेश में।
तो दोस्तों इसका जो वजन था वो कितना था, टन में तो 3.8 टन था, और किलोग्राम में अगर देखा जाए तो 3877 किलोग्राम, और अगर पाउंड में अगर पूछा जाए तो 8547 पाउंड। तो दोस्तों ये याद रखना है आपको, ये पूछता है अगर केजी में पूछा जाए तो 3877 केजी, और अगर पाउंड में पूछा जाए तो 8547 पाउंड के बारे में आपको जरूर याद रखना है। दोस्तों इसमें जो जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान, और जो इसमें जो लैंडर था वो था विक्रम। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 4 को कंप्लीट करते हुए प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, शरावती नदी निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? ऑप्शन नंबर ए सूचीपारा, ऑप्शन नंबर 2 अथिरापल्ली, ऑप्शन नंबर 3 जोग, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 5 है उसका आंसर है जोग। दोस्तों मैंने कल आपसे और डिस्कस किया था इसके बारे में। तो दोस्तों जो शरावती नदी से जो जोग जलप्रपात निकलता है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों हमारा जो जो पश्चिम घाट होता है, पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट से निकलती है ये, और ये कर्नाटक राज्य है वहाँ से निकलती है। तो दोस्तों जो जोग जलप्रपात है उसको गारसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 5 को कंप्लीट करते हुए प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सचिन तेंदुलकर ने अपने डैश मैच में अपना पहला एक दिवसीय ओडीआई शतक बनाया था। तो ऑप्शन नंबर 1 76वें, ऑप्शन नंबर 2 78वें, ऑप्शन नंबर 3 79वें, और ऑप्शन नंबर 4 77वें। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 78वें। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर के बारे में भी कुछ बातें हैं, उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने जो अपना जो ओडीआई डेब्यू किया था वो किया था 18 नवंबर 1989 में। और सचिन तेंदुलकर ने जो अपना पहला जो शतक लगाया था वो लगाया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1994 में। तो दोस्तों जो सचिन तेंदुलकर के बारे में और कुछ बातें हैं उसको और जान लेते हैं। सचिन तेंदुलकर ने 17 साल के जब वो थे तो उन्होंने अपना पहला टेस्ट डेब्यू किया था। दोस्तों सचिन तेंदुलकर के बारे में और बातें हैं। सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण और 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर के बारे में आपने कुछ मुख्य बातें जान ली होगी जो पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न नंबर 6 को कंप्लीट करते हुए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन ट्विटर के सह संपादक है? ऑप्शन नंबर 1 टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर 2 जैक डोर्सी, ऑप्शन नंबर 3 बिल गेट, और ऑप्शन नंबर 4 नारायण मूर्ति। तो दोस्तों जो प्रश्न नंबर 7 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 जैक डोर्सी। तो दोस्तों
जो ट्विटर की जो स्थापना हुई थी 21 मार्च 2006। तो दोस्तों जो ट्विटर का जो हेडक्वार्टर है वो है सैन फ्रांसिस्को में भी है, तो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में स्थित है। तो दोस्तों ट्विटर के बारे में आपने मुख्य बातें जान ली होगी। तो प्रश्न नंबर 7 को कंप्लीट करते हुए प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का उदाहरण है? तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन बार बार देखे जाते हैं हिस्ट्री में, जो इस मंदिर का उदाहरण है, इस मंदिर का उदाहरण है। तो दोस्तों ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बादामी गुफा मंदिर, ऑप्शन नंबर 2 विरूपक्ष मंदिर, ऑप्शन नंबर 3 ऐरावतेश्वर मंदिर और ऑप्शन 4 चिनेकेशव मंदिर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 8 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ये ऐरावतेश्वर मंदिर। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 को कंप्लीट करते हुए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर करिए। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 राम स्वरूप, ऑप्शन नंबर 2 नंद, ऑप्शन नंबर 3 सारंगदेव और ऑप्शन नंबर 4 है भरत मुनि। तो दोस्तों नाट्य शास्त्र के बारे में भी जो इन नाट्य शास्त्र को जो इन्होंने लिखा था उसका नाम है भरत मुनि, ऑप्शन नंबर 4 भरत मुनि। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 को कंप्लीट करते हुए प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कौन सा अंतर राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर 1 वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 2 गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3 अल्पसंख्यक मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 कार्मिक मंत्रालय। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 गृह मंत्रालय, जो अंतर्राज्यीय परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 को कंप्लीट करते हुए प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष डैश है? ऑप्शन नंबर 1 सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 2 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर 3 सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश और ऑप्शन नंबर 4 वर्तमान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न नंबर 11 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 के बारे में आपने जान लिया होगा। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर 1 ईसा पूर्व 326, ऑप्शन नंबर 2 श्रेणी 556, ऑप्शन नंबर 3 श्रेणी 326 और ऑप्शन नंबर 4 ईसा पूर्व 556। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 ईसा पूर्व 326। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 को आपने जान लिया होगा। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, हैंडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को डैश कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 कोर्स, ऑप्शन नंबर 2 ट्रैक, ऑप्शन नंबर 3 कोर्ट और ऑप्शन नंबर 4 हीरा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 13 है उसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कोर्ट, ऑप्शन नंबर 3 है कोर्ट। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 को आपने जान लिया होगा। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 है वो है, पशुपति किस काल से मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मौर्यन, ऑप्शन नंबर 2 गुप्त,
ऑप्शन नंबर 3 वैदिक काल और ऑप्शन नंबर 4 हड़प्पा संस्कृति। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 जो है उसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा संस्कृति के बारे में आपने कुछ उसके बारे में कुछ मुख्य बातें उसके बारे में जान लेते हैं, जिसमें कालीबंगा है, लोथल है और कुछ ये जो दो है यहाँ पर हड़प्पा जो संस्कृति के कुछ तथ्य मिलते हैं और जो और अन्य चीज़ें जो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 को कंप्लीट करते हुए प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 असम, ऑप्शन नंबर 2 त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर 3 मेघालय और ऑप्शन नंबर है 4 मिजोरम। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ बातें हैं वो जान लेते हैं। तो ऑप्शन इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 मिजोरम। तो दोस्तों कुछ मिजोरम के बारे में कुछ बातें हैं उसको जान लेते हैं। जो अभी जो मिजोरम जो है उसकी जो राजधानी है वो है आइजोल और वहाँ के जो अभी सीएम है वो है जोराम तांगा और वहाँ के जो अभी जो गवर्नर है वो है श्रीधरन पिल्लई। तो दोस्तों कुछ राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी कुछ बातें हैं उसको भी जान लेते हैं। तो दोस्तों भारत में अभी 103 राष्ट्रीय उद्यान है और 103 राष्ट्रीय उद्यान है और 544 वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 को कंप्लीट करते हुए प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और बताइए हमें और इसमें कुछ अन्य बातें हैं और जोड़ने के लिए तो ज़रूर बताइए दोस्तों, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सके। तो प्रश्न नंबर 16 है वो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर 1 भूपेश बघेल, ऑप्शन नंबर 2 नवीन पटनायक, ऑप्शन नंबर 3 उद्धव ठाकरे और ऑप्शन नंबर 4 है प्रमोद कुमार सावंत। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 16 है उसका जो आंसर है नवीन पटनायक, ऑप्शन नंबर 2 नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम है और उड़ीसा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर और यहाँ के जो अभी जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। तो दोस्तों आपने प्रश्न नंबर 16 को जान लिया होगा। प्रश्न नंबर 16 को कंप्लीट करते हुए प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 17 है यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 वॉशिंगटन डीसी, ऑप्शन नंबर 2 पेरिस, ऑप्शन नंबर 3 रोम और ऑप्शन नंबर 4 जेनेवा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 17 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस पेरिस। दोस्तों यूनेस्को के बारे में कुछ बातें हैं वो जान लेते हैं। यूनेस्को का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कल्चरल अन्य देशों में कल्चरल के बारे में जानती है, बताते हैं लोगों को। तो दोस्तों जो यूनेस्को है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को और दोस्तों इसमें जो अभी करंट जो सदस्य है वो है 193 सदस्य इसके मेंबर है। ये कुछ मुख्य बातें हैं दोस्तों जो आपको ज़रूर याद रखना है।
और कुछ और बातें हैं उसको और जान लेते हैं। तो दोस्तों अभी जो यूनेस्को है, यूनेस्को दिवस, जो यूनेस्को है, यूनेस्को दिवस हर वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और जो अभी करंट में जो इसके अध्यक्ष है, अध्यक्ष अध्यक्ष है वो है आंद्रे आंद्रे अजोले। दोस्तों आपने जान लिया होगा यूनेस्को के बारे में। चलो दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 को कंप्लीट करते हो, प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 18 है उसके बारे में कुछ बातें हैं वो जान लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, सेंटियागो किस देश की राजधानी है? ऑप्शन नंबर 1 क्रोएशिया, ऑप्शन नंबर 2 क्यूबा, ऑप्शन नंबर 3 कांगो, ऑप्शन नंबर 4 चिली। तो दोस्तों जो सेंटियागो है वो ऑप्शन नंबर 4 चिली की राजधानी है। तो दोस्तों चिली के बारे में भी कुछ बातें हैं। चिली जो देश है वो जो है दक्षिण दक्षिण अमेरिकी ये अमेरिका में ये देश है। तो अभी जो करंट में जो चिली के जो चिली के जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है सेबा सेबा स्टी स्टियन स्टियन पी येनेरा। तो दोस्तों आपने जान लिया होगा प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 को कंप्लीट करते हो प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए दोस्तों, और लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। प्रश्न नंबर 19 है, रूफ भारत की किस राज्य का नृत्य है? ऑप्शन नंबर 1 गुजरात, ऑप्शन नंबर 2 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर 3 पंजाब, ऑप्शन नंबर 4 तमिलनाडु। तो दोस्तों जो रूप नृत्य है और जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों नृत्य के बारे में, हर कोई एग्जाम होगा जैसे एसएससी, रेलवे और अदर एग्जामिनेशन में जो डांस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर जो 19 का जो आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें हैं। जम्मू कश्मीर जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश है और जो वहाँ के अभी जो जो उपराज्यपाल है वो है हमारे मनोज सिन्हा सिन्हा। तो दोस्तों जो आर्टिकल नंबर 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसमें उनकी खुद की खुद का संविधान चलाते थे वहाँ। तो दोस्तों उसको अभी हटा दिया गया है और उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिसमें लद्दाख भी आता था जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जो दोस्तों प्रश्न नंबर 19 को कंप्लीट करते हुए प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 20 है वो है दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है वो है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर 1 कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर 2 प्रदीप गुहा, ऑप्शन नंबर 3 रणदीप गुलेरिया और ऑप्शन नंबर 4 जसवंत राठी। तो दोस्तों जो प्रश्न नंबर 20 है उसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों कैलाश सत्यार्थी के बारे में कुछ बातें हैं उसको जान लेते हैं। कैलाश सत्यार्थी जो है उनको 2014 में नोबल का शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथ में जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों जो नोबल प्राइज़ है उसके बारे में भी जान लेते हैं। नोबल पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1901 में और ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और जिसमें 10 लाख
डॉलर की राशि दी जाती है और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसमें शांति है, भौतिक, रसायन क्षेत्र है, चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र है, अर्थशास्त्र है। ऐसे 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो हमारे जो अल्फ्रेड नोबल है उनकी याद में दिया जाता है। तो दोस्तों, भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार जो जिसको दिया गया था वो है 1913 में सर रविंद्रनाथ टैगोर साहब को दिया गया था, जिसको लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कैलाश सत्यार्थी है दोस्तों, वो है हमारे भारतीय बाल अधिकार कार्य करता है। दोस्तों, बच्चों से संबंधित जो कार्य होता है, जैसे बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है और श्रम के विरुद्ध पद अधिकार, इनके बारे में इन्होंने इनने काम किया है उस पर। और दोस्तों, इनको जो बहुत अच्छी जो प्रेरणा मिली थी वो 1980 में जो हमारा जो बचपन बचाओ आंदोलन हुआ था, उसमें इन्होंने उससे जिसके बाद उन्होंने विश्व में 144 देशों के 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य कर चुके हैं। तो दोस्तों, जो हमारा जो मलाला यूसुफजई है, वो एक पाकिस्तान की महिला है जो जिन्होंने नारी शिक्षा के ऊपर उन्होंने काम किया था और इसमें दोनों को 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए दोस्तों। और इसमें और अच्छा मैं क्या कंटेंट और बना सकूं दोस्तों, कमेंट करिए और बताइए। तो दोस्तों, आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और इसे शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। थैंक यू दोस्तों।